बात करते हुए अपने दोनों हाथों का घर्षण करके अच्छी ऊष्मा उत्पन्न करें और अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों पर स्पर्श करते हुए धीरे-धीरे अपनी पलकों को अपने हाथों पर खोलते हुए आराम करें। हरि ओम सभी को। थैंक यू। रिकॉर्डिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स रह गए थे आपके, ठीक है, जो मैंने कहा था कि मैं थोड़ा आपको स्टार्ट कराऊंगी तब बताऊंगी। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपका ना दो टर्म था, वन टेल और टू टेल, याद है सबको? यस मैम। वन टेल और टू टेल। अब देखिए क्या होता है कि जो है आपका लेफ्ट साइड कौन सा साइन हो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जो बेल कर्व बनता है हमारा, जो नेगेटिव है मैम। उसका लेफ्ट साइड पॉजिटिव होता है नेगेटिव? नेगेटिव है। मैम और जो नेगेटिव। राइट साइड है वो क्या है? मैम राइट साइड पॉजिटिव। राइट मैम पॉजिटिव। राइट साइड पॉजिटिव, ठीक है, इतना सबको पता है, याद है सबको अभी? अब देखिए क्या यस होता मैम। है, ये लेफ्ट साइड आपका, हाँ, लेफ्ट साइड आपका एक साइन है आपका नेगेटिव, मतलब इधर क्या है, अगर मैं हाइट की बात करूं तो जो एवरेज हाइट से छोटे बच्चे हैं आपके क्लास में वो किस साइड रहेंगे? जो एवरेज साइज से छोटे हैं आपके क्लास में हाइट में, वो किस साइड होंगे? राइट साइड होंगे, लेफ्ट साइड होंगे? मैम लेफ्ट साइड होंगे। बेल कर्व में आपका मीन मीडियन मोड तो यहाँ पे आ गया, तो जो आपके क्लास में छोटे बच्चे, मतलब जो एवरेज साइज से छोटा होगा जिसका हाइट, वो किधर होंगे? लेफ्ट साइड होंगे, क्योंकि जो है एवरेज साइज से जो कम होगा वो माइनस की तरफ होगा, और जो एवरेज साइज से ज्यादा होगा वो प्लस की तरफ होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ओबेसिटी। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर मैंने कहा है तो हम किस साइड का डेटा देखेंगे? सिर्फ हमें किस साइड के डेटा से मतलब होगा? राइट साइड मैम। मैम लेफ्ट साइड। राइट साइड। मैम राइट साइड का। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? तो राइट साइड का अगर हम देखेंगे पॉजिटिव साइड का, यानी कि जब हम पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखना है तो हमको निगेटिव से तो मतलब नहीं है, ठीक है। ओबेसिटी पे योगा का मैं बोल रही हूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मेरा टाइटल है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट कहने का मतलब है कि हमारा जो लेफ्ट साइड का डेटा होगा ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है राइट साइड के डेटा का। तो इसको हम वन टेल बोलते हैं। जब हम एक ही साइड के डेटा पे काम करते हैं तो इसको हम जो है वन टेल बोलते हैं या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वन टेल या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, कि जब हम एक ही साइड का जो है डेटा पे जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, एक ही साइड के डेटा को एनालाइज करते हैं, तो वो हो जाता है आपका वन टेल, ठीक है, या इसी को हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब मैं बोलूंगी इफेक्ट ऑफ योगा ऑन ओबेसिटी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ योगा, पहले मैं बोली थी पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ योगा ऑन ओबेसिटी, अभी मैं बोल रही हूँ इफेक्ट ऑफ योगा ऑन ओबेसिटी। तो अब मुझे नहीं पता है कि निगेटिव इफेक्ट आएगा कि पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। इफेक्ट ऑफ योगा ऑन ओबेसिटी, अब मुझे पता तो नहीं है कि इफेक्ट क्या आएगा, हो सकता है निगेटिव आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव भी आ जाए। तो जब हम ऐसा होता है कि जब हम कोई पॉजिटिव या निगेटिव की बात नहीं करते हैं, तो हमें दोनों साइड के डेटा को एनालाइज करना होता है। हम लेफ्ट साइड के भी डेटा को एनालाइज करते हैं और राइट साइड के भी डेटा को एनालाइज करते हैं।
जब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों डेटा को एनालाइज करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू टेल हाइपोथेसिस। ठीक है, टू टेल मतलब जब आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के डेटा का एनालिसिस करते हैं, और वन टेल हो गया कि आप जब एक सिंगल साइड के डेटा का एनालाइज करते हैं। वन टेल ही आपका क्या हो गया? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। आया समझ में? आया समझ में? यस मैम। मैम वन टेल को और क्या बोलते हैं? वन टेल और टू टेल क्या होता है? यस मैम। मैम वन टेल का दूसरा नाम क्या है? आया समझ में? बताइए हाँ या ना। यस मैम। मैम जी। ठीक है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, एक ये डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में आप, ठीक है, या आपका वन टेल बोलिए या आप डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलिए, सेम है दोनों। देखिए अब आपका एक क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक रह गया था आपका, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कैसे कैसे हो सकता है? क्या क्या मेथड है आपके? क्वांटिटेटिव मेथड में कैसे करते हैं, क्वालिटेटिव मेथड में कैसे करते हैं? डेटा कलेक्शन क्या होता है? अगर आपको ओबीसी का डेटा लेना है तो कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे? चाहे तो क्वेश्चनियर के थ्रू करेंगे, है ना, चाहे बायोमार्कर के थ्रू करेंगे। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा? देखिए डेटा कलेक्शन का क्या क्या मेथड है, ये एक लास्ट टॉपिक रह गया था और इसमें कुछ है नहीं, सबको पता भी है। ये डेटा कलेक्शन है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं कि कंटिन्यू हम जो है किसी को देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये ऑफलाइन क्लास होता है या ऑनलाइन क्लास भी है, तो मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछते रहती हूँ कि ये कैसे होगा, ये बताइए, इसका मतलब क्या होता है। तो मैं ये चेक करती हूँ कि आप क्लास में कितने अटेंटिव है, और जो बच्चे अटेंटिव है वही मुझे रिप्लाई भी करते हैं, मुझे ये भी पता है। ठीक है, तो मैं एक क्या कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं आपको ना देख 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 सकती हूँ क्योंकि आपका कैमरा ऑन नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ इतना फील कर सकती हूँ कि कौन क्लास में अटेंटिव है। ठीक है, या किसका डिवाइडेड अटेंशन है, जो दो दो काम कर रहे हैं बैठ के, अभी खाना भी खा रहे हैं और क्लास भी कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। तो जो डेटा के, जो आप जब डेटा कलेक्शन करते हैं और आपका ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे स्टडी में, जैसे मैं इथनोग्राफी में बताई थी ना आपको, कि इथनोग्राफी में हम जब कल्चर पे रिसर्च करते हैं तो हम कहीं दूर बैठ के देखते हैं कि वो कैसे खा रहे हैं, उनका खान पान का हैबिट क्या है, क्या चीज में खा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हम कहीं दूर बैठ के किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उस इस मेथड से डेटा कर रहे हो कलेक्ट, तो उसको हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। मतलब किसी को देख के उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, इंटरव्यू, इंटरव्यू कैसे करते हैं? डेटा कलेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको क्या होता है? डेटा क्या हुआ आपका? डेटा क्या हुआ आपका? समंक, मतलब जो हमें चाहिए मैम रिसर्च में अपने डेटा रिसर्च क्या के हुआ लिए। आपका? मैम रिसर्च करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए, समंक। हाँ हेलो हाँ, तो आप मैम, क्वांटिटेटिव डेटा कर रहे हैं समंक। या क्वालिटेटिव? हाँ ठीक है, तो डेटा कलेक्शन हुआ जिससे आपके पास, हाँ जब आपके पास डेटा नहीं, सही है आपने सही, हाँ हाँ सही बताया आपने, कि आप जो डेटा, डेटा मतलब होता है आपका इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे आता है आपके पास? तो उसका कुछ प्रोसेस तो होगा ना, उसको कुछ तो ऑब्जर्वेशन बोलते से, होंगे। ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू के से। थ्रू आ रहा है, अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो किसके थ्रू आएगा? ऑब्जर्वेशन के थ्रू आएगा, इंटरव्यू के थ्रू आएगा। अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट के तो क्या होगा? ठीक है, साइकोलॉजिकल पीपीटी सबको दिख रहा है ना, शेयर है ना, ये स्क्रीन शेयर यस है ना? मैम। यस मैम। यस मैम। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना आप लोग का? हाँ जी मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए, तो ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, क्वेश्चनियर है। तो
ठीक है, चलिए ठीक है। तो फिर जो है तो फिर ये जो है ये सब डेटा कलेक्शन का तरीका है आपका। ठीक है, इससे आपके पास डेटा आता है, नंबर्स आता है आपके पास, फिर आप इस पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो बिना डेटा का तो हम रिसर्च कर ही नहीं सकते। तो डेटा को कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं, ये उसका तरीका है, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ऑब्जर्वेशन है जिसको हम देख करके ऑब्जर्व करके करते हैं कि हम बैठे हुए हैं और हम अपना आराम से 1 घंटे 2 घंटे जो है हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे इथनोग्राफी में मैं बताई थी आपको, इंटरव्यू आपका 2 तरीके से होता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ध्यान रखिएगा, ये नेट में क्वेश्चन आ चुका है आपका। स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है जो आपके पास मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, मैं आपसे 10 क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है उसको यस नो एग्री डिसएग्री इस तरह से जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वो जो है आपका स्ट्रक्चर इंटरव्यू है कि मुझे एज अ इंटरव्यूअर पता है कि मुझे ये 10 क्वेश्चन आपसे पूछना है। पहले मैंने एक पूछा, फिर दूसरा पूछा, आपका नाम क्या है, आपकी क्या है, इस तरह करके मेरे पास 10 क्वेश्चन बने हुए हैं। मैं आपसे पूछते गई और आप टिक करते गए। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि मान लीजिए कि जो है आप कहीं पे बाढ़ आ गया या सुनामी आ गया, तो मैं आपसे क्वेश्चन कैसे पूछती हूँ कि जैसे आपका रिप्लाई आता है वैसा। मुझे नहीं पता है कि मैं आपसे क्या क्या पूछूंगी। ठीक है, मैं कोई 10 क्वेश्चन लेके नहीं बैठी हूँ कि मैं आपसे इसके बाद ये क्वेश्चन पूछूंगी, इसके बाद ये क्वेश्चन पूछूंगी। बस मेरे पास जैसा आपका रिप्लाई आ रहा है उस रिप्लाई के अकॉर्डिंग मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इंटरव्यू को कभी भी, रिसर्च के इंटरव्यू को आप जॉब इंटरव्यूज की तरफ से मत सोचिएगा। ठीक है, पिछले से पिछली बार जब ये इंटरव्यू पे क्वेश्चन आया था तो बच्चे यहीं पे गलती कर दिए थे कि रिसर्च का इंटरव्यू और जॉब इंटरव्यू में बहुत फर्क होता है। कैसे फर्क होता है दोनों, वो लोग इंटरव्यू जॉब इंटरव्यू की तरह सोच करके इसका रिप्लाई किए थे। आपका रिसर्च इंटरव्यू में अगर आप किसी सैंपल से इंटरव्यू लेते हैं और अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो दोनों इंटरव्यू में कोई फर्क है या नहीं है? मैम फर्क है। दोनों इंटरव्यू में कोई फर्क है या नहीं है? यस यस मैम, फर्क है मैम। क्या फर्क है बताइए। देखिए, जब भी आपके पास रिसर्च का क्वेश्चन आए ना तो आपको रिसर्च की तरह सोचना है। ये नहीं सोचना है कि इंटरव्यू क्या क्या डिफरेंस है बताइए। मैम जॉब के इंटरव्यू में बायोडाटा या फिर रिज्यूम वगैरह पूछते हैं। रिसर्च में हमने क्या डिफरेंस है दोनों में बताइए, रिसर्च के। मैम आपको वॉइस जा रही है? हेलो। देखिए जो हाँ, हम लोग को, मुझे वॉइस आ रही है लेकिन आज थोड़ा डिले हो रहा है। मतलब जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोग का टाइम लग रहा है आपको बोलने में, यानी तो हो सकता है थोड़ा नेटवर्क नो वीक हो, मैम। इसके कारण ऐसा होगा। मैम टाइम नहीं लग रहा मैम, सिग्नल वीक हो रहे हैं। आपकी ठीक है, वॉइस भी ब्रेक हो रही है बीच बीच में। अच्छा 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 अच्छा, मेरी वॉइस भी ब्रेक हो रही है, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है 2-3 दिन की क्लास में। ठीक है, चलिए कोई नहीं, बस हमें इतना जानना है कि दोनों ही इंटरव्यू जो है आपका, रिसर्च इंटरव्यू और जॉब इंटरव्यू, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन कीजिए तो रिसर्च को रिसर्च इंटरव्यू की तरह, आप सैंपल से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इथिकल वे में हमें उसका इंटरव्यू लेना है। अगर उनका कंसेंट होगा तो वो देंगे, नहीं कंसेंट होगा तो नहीं देंगे। अगर आप जॉब इंटरव्यू लेते तो क्या होता है, जॉब इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है। वो जो पूछते हैं आपको रिप्लाई देना होता है और कोई कंसेंट वगैरह का काम नहीं होता उसमें हमारा। तो 2 तरह के इंटरव्यू होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या हो गए आपके? मैम साइकोलॉजिकल इसको आगे टेस्ट मैं में दिखाती हम हूँ आपके टेस्ट क्या है। डिप्रेशन। क्वेश्चनेयर क्या हो गए? क्वेश्चनेयर में आपको दिखाई थी ना WHO का वेलबींग यस स्केल। मैम। यस मैम। यस मैम। क्लोज इंडेड एंड ओपन इंडेड 2 टाइप्स में ठीक है ठीक है, क्वेश्चनेयर भी जो होंगे। भी हमारे साइकोलॉजिकल वेरिएबल है जब हम उन पे टेस्ट लेते हैं वो हमारा ठीक है।
क्वेश्चनएयर, हाँ क्लोज क्वेश्चनएयर में भी आपका ओपन एंडेड होता है और क्लोज एंडेड होता है। साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल टेस्ट में आपका ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया। बायोकेमिकल टेस्ट में क्या हो गया? अब चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। ऑब्जर्वेशन में क्या है? इन्वॉल्व्स केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ फेनोमेनन इन द फील्ड एंड मेकिंग नोट्स। नॉन इंट्यूसिव पैसिव मतलब क्या होता है? नॉन इंट्यूसिव का मतलब नॉन इंट्रूसिव का क्या मतलब होता है, या पैसिव का क्या मतलब होता है? मैम इसका जो मतलब चीज होता है एक्टिव कि नहीं हम दूर होता से देख रहे हैं, उनको कोई हम टच नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। इस तरह के जो इंटरवेंशन होते हैं जो कि सैंपल को ही नहीं पता है कि मेरे ऊपर रिसर्च हो रहा है। वेरी गुड। अब मैं आपका ऑब्जर्वेशन ले रही हूँ, क्या आपको पता है कि मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ? हाँ, मुझे नो तो नहीं मैम। पता। तो जब नो हम मैम। एक्टिव और पैसिव दो चीज होता है। जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो हमारे सैंपल को ही नहीं पता होता है कि हम उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इस तरह का जो टेस्ट होता है जो हम नोट्स बनाते हैं उनके ऊपर, उसको हम नॉन इंक्लूसिव बोलते हैं या पैसिव बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि टू स्टडी स्पोर्ट्स एग्रेशन, a researcher goes to watch many football matches and record the scenario where event of aggression happened। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक रिसर्चर क्या हुआ, उसको जो है एग्रेशन जो है, जब जब जो जो फुटबॉलर होते हैं उनका जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है उस समय क्या होता है, ये रिसर्चर को पता करना था। तो रिसर्चर क्या किया, वो जो है बहुत सारे फुटबॉल मैच में गया और जो है उसमें उसने रिकॉर्ड किया कि एग्रेशन के टाइम में क्या क्या, जब एग्रेशन हो रहा है, जब ऐसा सिचुएशन एग्रेशन वाला हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीज कॉमन है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज कॉमन है। तो फुटबॉलर को तो पता नहीं है कि भाई मेरे ऊपर रिसर्च हो रहा है या इस तरह का कोई रिसर्च कर रहा है ना। तो इस तरह के रिसर्च को इसीलिए पैसिव बोलते हैं। जब आप चुपचाप, ठीक है, चुपचाप बैठ के देख रहे होते हैं और उसको बहुत माइन्यूटली एक एक हरकत को, एक एक बॉडी लैंग्वेज को आप बिल्कुल ध्यान से जज कर रहे होते हैं, तो वो हमारा जो है ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है डेटा कलेक्शन करने का। कि आप बिल्कुल ध्यान से उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बारे में नोट डाउन कर रहे हैं। फिर ऐसे जैसे कि मान लीजिए वो 20 फुटबॉल मैच में गया होगा, तो 20 फुटबॉल मैच में उसने क्या क्या कॉमन पाया। ठीक है, उसने तो उसके पास एक डेटा आ गया कि जब भी कोई फुटबॉल मैच होता है तो एग्रेशन स्टेज में क्या क्या होता है वहां पे। ठीक है, देखिए इसमें है इंटरव्यू, इंटरेक्ट विद पार्टिसिपेंट एंड आस्क सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पर्सन, ओपिनियन, बिलीफ, परसेप्शन एक्सेट्रा। अब इसमें एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा, एक स्ट्रक्चर होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है। उसी तरह एक इन डेप्थ इंटरव्यू होता है, एक फोकस ग्रुप इंटरव्यू होता है। इसका भी मैं बताऊंगी आपको क्या होता है ये। तो सबसे पहले इंटरव्यू समझते हैं कि इंटरेक्ट विद पार्टिसिपेंट एंड आस्क सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पर्सन, ओपिनियन, बिलीफ, परसेप्शन एक्सेट्रा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको रिसर्च क्लास पढ़ाती हूँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, कि आपका जो है दिन भर में अगर 5 क्लासेस हो रहा है यूजीसी नेट का, तो आपको कौन सी क्लास ज्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, यस और नो में, या नहीं तो आपका सब्जेक्ट का दिया हुआ है, या नहीं तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कौन से क्लास के सब्जेक्ट के टीचर बिल्कुल टाइम पे क्लास लेते हैं, या मैं आपसे ओवरऑल पूछ रही हूँ। तो इस तरह से जब मैं आपके बारे में क्वेश्चन पूछूंगी, इस तरह से मतलब जब मैं साइट करूंगी, तो ये जो है क्या हुआ, हम दोनों के बीच में मैं आपका परसेप्शन जान रही हूँ आपके पढ़ाई के प्रति, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, कि आप क्या क्या सोचते हैं, आपका ओपिनियन क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, कैसा फीडबैक दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यूजीसी नेट निकालने में आप कितना कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो ये जानने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। ठीक है, तो इंटरव्यू हम कब कब लेते हैं, जब उसका विचार जानना हो, ओपिनियन जानना हो, उसका विश्वास जानना हो, वो क्या सोचता है, वो हमें जानना हो। तो इस तरह के केसेस में हम इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू के क्वेश्चन से समझते हैं कि आप क्या सोचते हैं हमारे एमडीवाई के बारे में।
ठीक है। तो इस तरह का जब हम इस तरह की जब हमारी बातें होती है या मैं आपसे पूछती हूँ, तो ये इंटरव्यू एक तरीका हुआ। अब आप मुझे ये बताइए, इंटरव्यू जो है क्वालिटेटिव टेक्निक है या क्वांटिटेटिव टेक्निक है? इससे इससे आपके पास कौन सा डेटा आ रहा है? क्वालिटेटिव डेटा आ रहा है, क्वांटिटेटिव डेटा आ रहा है? क्वांटिटेटिव मैम, क्वांटिटी। मैम क्वालिटेटिव डाटा होगा। क्वांटिटी कैसे आ रहा है आपके पास? मैम क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव होगा ना। आपसे मैं पूछ रही हूँ कि आपको क्लास कैसा लगा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कौन से टीचर टाइम पे। हाँ, क्वालिटेटिव होगा ना। इंटरव्यू आपका क्वालिटेटिव तरीका है। आपसे जब मैं आपका विचार पूछूंगी तो मैं यहाँ नापने के लिए मेरे पास थोड़ी ना कुछ है। मैं जब आपसे आपका ओपिनियन पूछ रही हूँ, आपका बिलीफ पूछ रही हूँ, परसेप्शन पूछ रही हूँ, तो मैं नाप नहीं रही हूँ, मैं आपका जो है एक क्वालिटेटिव डेटा ले रही हूँ। और उस डेटा पे मैं देखूंगी कितने निगेटिव्स हैं, कितने लोग निगेटिव बोल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, और कितने लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये जो है, ये सब चीज जब हम लिख के किसी को, आप जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो इसको जो है हम वहां पे कोई हमारे पास क्वांटिटी 1 2 3 कोई न्यूमेरिक डेटा नहीं आ रहा है ना। न्यूमेरिक डेटा आएगा तभी तो वो क्वांटिटेटिव हुआ ना। तो ये क्वालिटेटिव होगा ना आपका, क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, इंटरव्यू। ठीक है। अब है इसमें कि आपका एग्जांपल दिया है इन डेप्थ इंटरव्यू और फोकस ग्रुप इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है कि ऑब्टेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स एक्सपीरियंस। अब जैसे मान लीजिए कि आप अभी कुंभ का मेला लगा था ना प्रयागराज में, यस, ठीक है। यस अब मैम। मैं आपसे पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन ले रही हूँ कि आप अपने शहर से वहां कैसे गए, फिर वहां क्या हुआ, कहाँ पे उतरे, वहां खाना खाने का बंदोबस्त कैसा था, वहां पे जो है कौन कौन आए थे, वहां भीड़ कितनी थी। मतलब मैं आपसे बिल्कुल डिटेल में कोई चीज पूछ रही हूँ, मतलब जीरो से स्टार्ट करती हूँ और पूरा जो है मैं समझने का कोशिश कर रही हूँ आपसे कि वहां कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे गए। और इसी तरह मैं 10 लोगों से पूछ रही हूँ। तो मेरे पास क्या हो गया, मैं बिल्कुल इन डेप्थ पता कर रही हूँ ना। मतलब जब हम बिल्कुल किसी के बारे में जब इन डेप्थ इंटरव्यू का मतलब हुआ कि बिल्कुल डिटेल में जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं या किसी के बारे में इंटरव्यू लेते हैं, तो उसको हम इन डेप्थ इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है। मैम फिर इस है तरह की फोकस केस ग्रुप स्टडी इंटरव्यू, भी हुआ ना। ऑब्टेन वेरिड एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन फ्रॉम मोर देन वन पर्सन थ्रू म्यूचुअल डिस्कशन। केस स्टडी आपका हो गया कि आपका जो है इन डेप्थ इंटरव्यू, उसमें जरूरी नहीं है ना कि आप इंटरव्यू के थ्रू ही ले। देखिए ये डेटा, ये मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, वो टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च था। आज आप मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन पढ़ रही हैं कि इंटरव्यू एक डेटा कलेक्शन का मेथड है। और जो मैं आपको केस स्टडी पढ़ाई थी वो टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च था। क्वालिटेटिव रिसर्च में अगर आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये एक तरीका है इन डेप्थ इंटरव्यू। ठीक है। ये एक डेटा कलेक्शन करने का तरीका है इन डेप्थ इंटरव्यू, और वो जो है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च था, केस स्टडी। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, चलिए। और ये फोकस ग्रुप इंटरव्यू, फोकस ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक योगा मॉड्यूल जो है तैयार की हूँ। ठीक है। अब क्या होगा कि अब मैं मॉड्यूल का जो है, मुझे लगता है या आप कोई सर्वे ही कर रहे हैं, तो हम फोकस ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है कि जब हम कुछ नया काम कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि जो इसके एक्सपर्ट से हमें बात करना चाहिए, एक टीम, हम कहते हैं ना कि हम अपने, अगर आप यूनिवर्सिटी में है तो आपको गाइड के पास भी जा रहे हैं, गाइड के पास भी जा रहे हैं, देखिए सर मैंने ठीक किया कि नहीं, को गाइड के पास भी जा रहे हैं, देखिए सर मैंने ठीक किया कि नहीं, आप अपने हेल्पर के पास भी जा रहे हैं, देखिए मैम मैंने ठीक किया कि नहीं। तो क्या होता है कि जब एक ऐसा सिचुएशन होता है जब मोर देन, मतलब एक म्यूचुअल डिस्कशन की जरूरत पड़ती है आपको। ठीक है। एक म्यूचुअल डिस्कशन की जरूरत पड़ती है सारे लोगों के बीच, तो उसको जो है हम फोकस ग्रुप इंटरव्यू बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जितने भी एक्सपर्ट है, मान लीजिए अगर आपका स्कूल पे रिसर्च है, तो जितने भी एक्सपर्ट है, आप जिन्होंने स्कूल पे रिसर्च किया हुआ है या बच्चों के ऊपर रिसर्च किया हुआ है, आप उनके पास जाती हैं, उनका एक ग्रुप बनता है और उनसे आप कहती हैं कि सर मैं भी जो है स्कूल पे ही काम कर रही हूँ और मैंने कुछ क्वेश्चन डेवलप किए हैं,
तो फिर वो आपको बताते नहीं ये क्वेश्चन भी उसमें ऐड होना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो जब हम बहुत जो है मतलब जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, ठीक है, उसी फील्ड के, जब हम उनसे कुछ डिस्कशन करते हैं अपने सिचुएशन, अपने रिसर्च सिचुएशन को लेकर के, तो हम उसको फोकस ग्रुप इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक है। तो हम अपने म्यूचुअल, बहुत बहुत बारी जब आप रिसर्च करते हैं ना, तो बहुत सारा पॉइंट ऐसा आता है कि जिसमें आपको गाइड और को गाइड और जो भी आपके टीम मेंबर्स है उनकी जरूरत होती है आपको उसको पूछने के लिए कि मैं ये यहाँ पे अब कैसे करूं, ठीक है। या कोई क्वेश्चन आप डेवलप करते हैं, आपको लगता है कि 5 क्वेश्चन बनाती हूँ और एक सर्वे करती हूँ, तो जो 5 क्वेश्चन आपने बनाया है उसको भी आपको एक म्यूचुअल डिस्कशन करना होगा, फोकस ग्रुप इंटरव्यू लेना होगा कि इस ये 5 क्वेश्चन सही है, इसमें ऐड करूं या कोई क्वेश्चन हटा दूं, या फिर इसमें कुछ और जो है मतलब इसको और किसी और तरीके से करूं। तो इसी को जब हम जब अपने सीनियर से जो है इस तरह के सजेशंस लेते हैं, तो उसको उस मेथड को बोलते हैं हम फोकस ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है। अब है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दैट मेजर वेरियस साइकोलॉजिकल डोमेन लाइक अटेंशन, मेमोरी, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो जब भी आप साइकोलॉजिकल वेरिएबल पे काम करते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, हैप्पीनेस, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, मेमोरी, ये सब क्या है? आपके साइकोलॉजिकल वेरिएबल है। तो जब भी आप साइकोलॉजिकल वेरिएबल पे काम करते हैं तो उसको जो है हम साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। जैसे कि D2 टेस्ट ऑफ अटेंशन, टेस्ट टू मेजर अटेंशन, टावर ऑफ लंदन टेस्ट टू मेजर प्लानिंग एबिलिटी। तो D2 टेस्ट ऑफ अटेंशन, टावर ऑफ लंदन, हालांकि ये सब बहुत पुराने टेस्ट हो गए हैं, आप अगर 10 साल 20 साल के पेपर में भी देखेंगे तो ये सब टेस्ट दिखेगा आपको। अब नए नए टेस्ट आ गए हैं, अब ये पुराना टेस्ट नहीं चलता है। और ये सब टेस्ट कुछ भी नहीं है। D2 टेस्ट आपने बहुत बहुत बारी किया होगा कि एक ही तरह के वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको उसको क्रॉस करना है, फिर वर्ड चेंज हो गया, फिर आप उसको क्रॉस करना है। तो आप जितने जल्दी जल्दी करेंगे और जितना सही सही करेंगे, उस बेसिस पे आपका जो है अटेंशन चेक होता है कि आप कितने अटेंटिव हैं, ठीक है। अब टावर ऑफ लंदन क्या है? इसमें जो है आपको टेस्ट टू मेजर प्लानिंग एबिलिटी, कि आपकी प्लानिंग एबिलिटी क्या है। तो ये सब बहुत पुराना पुराना टेस्ट है और अब बहुत सारे नए नए टेस्ट आ गए हैं। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि टावर ऑफ लंदन करते हैं तो प्लानिंग एबिलिटी के लिए करते हैं, D2 टेस्ट ऑफ अटेंशन करते हैं तो अटेंशन मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जब हम इस तरह का टेस्ट लगाते हैं तो उसको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, जितने भी आपके साइकोलॉजिकल वेरिएबल है वो सारे। वो एग्जांपल थोड़ा एक बार समझा देंगे क्या? क्वेश्चनएयर क्या है? लास्ट स्टैंडर्डाइज्ड स्लाइड टू मेजर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट लाइक, कौन सा? ये टावर ऑफ लास्ट लंदन, वाला, हाँ, टावर ऑफ लंदन और D2 टेस्ट ऑफ D2 अटेंशन। टेस्ट। हाँ जी। D2 टेस्ट कुछ नहीं है। D2 टेस्ट में जो है ना, जैसे आपका ग्राफ पेपर होता है ना, ठीक है, तो उसी तरह का पेपर होता है, उसमें बहुत सारा बॉक्स बना रहता है और बॉक्स में जैसे मान लीजिए कि क्रॉस का साइन है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका जीरो का साइन है। मैं बस आपको एग्जांपल दे रही हूँ, प्लस का साइन है। तो बस आपको जो है देखना होता है कि कौन साइन को जो है, कौन सा साइन दिया हुआ है और किसको कट करना है। जो साइन दिया रहता है उसको कट कट करते जाना होता है, वो कहीं कहीं पे जो है ना स्कैटर्ड करके रहता है वो साइन, और आपको पता देख करके जितना जल्दी आप उसको कट करते हैं, ठीक है, जितना कम टाइम में करते हैं, तो आपका ये अटेंशन लेवल उतना ज्यादा होता है, ठीक है। बहुत सारा बच्चों का भी गेम आता है ना अटेंशन वाला, जो जिसमें जो है हम देखते हैं, जैसे कि आपका होता है कि दो दो फिगर दे दिया गया है, अब तुम बताओ कि दोनों फिगर में जो है क्या क्या गलतियां हैं, इसमें इसमें इन दोनों फिगर में 5-5 गलतियां आप ढूंढो। तो आप जितने अटेंटिव होंगे आप उतना जल्दी ढूंढ के बता देंगे, है ना। तो D2 टेस्ट भी कुछ ऐसा ही होता है कि आपको पेपर में दिया होता है और आपको ढूंढना होता है कि क्रॉस कहाँ कहाँ है, तो बस जहां जहां क्रॉस का साइन है उसको आपको टिक करते जाना होता है, और आपको टाइमिंग अलॉट होता है, आप जितना कम समय में करते हैं आपका अटेंशन लेवल उतना ज्यादा हो गया, ठीक है। टावर ऑफ लंदन भी कुछ ऐसा ही है। टावर ऑफ लंदन मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन ये सब टेस्ट बहुत पुराना है। आप 20 साल के भी रिसर्च पेपर में देखेंगे ना तो आपको ये सब मिल जाएगा। ये सब पुराने पुराने टेस्ट हो गए,
ठीक है, तो नए रिसर्च पेपर में बहुत कम दिखेगा आपको D2 टेस्ट ऑफ अटेंशन, टावर ऑफ लंदन, या दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अब नए नए डोमेन्स आ गए ना, नए नए चीजें आ गई है ये सबको मेजर करने के लिए। तो ये ठीक ओनली है, माइंड को मेजरमेंट करने के लिए वही टेस्ट होता है ना? क्वेश्चनियर है आपका। हाँ, ये जो है आपका जो है जो आपका ये है ये साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है आपके, ये आपका साइकोलॉजिकल वेरिएबल को मेजर करता है, जैसे अटेंशन, मेमोरी, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, आप कितने खुश है, हैप्पीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब जो आप यूज कर मतलब ये सब जो आप मेजर करते हैं ना, ये सारे हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। मैं बताई थी ना, जो जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है वो अनसीन वेरिएबल है, वो हमें दिखते नहीं है। अटेंशन दिखता है हमें, मेमोरी दिखता है हमें, प्लानिंग दिखता है हमें, लेकिन हम इसको टेस्ट करने का टेस्ट तो करना ही है कि कौन कितना अटेंटिव है, किसकी मेमोरी कितनी शार्प है। तो ये टेस्ट करने के लिए जो है हमें ये सारी जो है ये इसको हम इनडायरेक्टली टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम इनडायरेक्टली टेस्ट करते हैं। तो ये सारा जो है जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है, ये बहुत सारे टेस्ट है। अगर आप साइकोलॉजिकल लैब जाएंगे ना, तो अब तो बहुत सारे टेस्ट हो गए हैं इन सबको नापने के लिए। लेकिन जो नेट में है वो मतलब तो लैब का कुछ काम नहीं है, तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है इसके रिलेटेड? क्वेश्चन ये आपको ये मैं मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इससे पढ़ा रही हूँ कि किस तरह से आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने देखा ना, ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, अभी फिर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब एक तरीका है आपको डेटा कलेक्ट, मतलब आपको जो आपका जो सैंपल है उसको नापने का क्या क्या तरीका हो सकता है, या आप अपने रिसर्च में क्या क्या यूज कर सकते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, ये एक तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड टूल टू मेजर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट लाइक एटीट्यूड, बिलीफ, पर्सनालिटी। Mindfulness questionnaire test to measure mindfulness, big 5 personality inventory questionnaire to measure 5 domains of personality। इसको शॉर्ट में हम ओशियन बोलते हैं। O for openness, C for conciseness, E for extraversion, A for agreeableness और N for neuroticism। तो ये जो है 5 चीज होता है जो एक ही डोमेन में हम मेजर करते हैं। ये पर्सनालिटी टेस्ट है, ये साइकोलॉजी में भी हमें डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में, बिग 5 पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ठीक है, इसको कैसे नापते हैं, आजकल ये सब ऑनलाइन भी आ गया, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे ना बिग 5 पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ठीक है, तो या क्वेश्चनएयर टू मेजर 5 डोमेन ऑफ पर्सनालिटी, ओशियन, तो ये आपके पास ऑनलाइन भी आ जाएगा, और आप अपना खुद चेक कर सकते हैं कि आप में कितना ओपननेस है, कितना एक्स्ट्रावर्जन है, कितना एग्रीएबलनेस है। ठीक है, ये हमें साइकोलॉजी में बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। तो इसको नापने का जो है, पर्सनालिटी नापने का ये एक तरीका है जिसको बिग 5 पर्सनालिटी इन्वेंट्री बोलते हैं, और ये बहुत फेमस है पर्सनालिटी नापने के लिए। इवन की जो मास्टर डिग्री भी करते हैं साइकोलॉजी में, उनको भी ये सब एक्सपेरिमेंट करना होता है। ठीक है, माइंडफुलनेस क्वेश्चनएयर में आपको दिखाई ही थी, जैसे कि आपको वेलबींग वाला था ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ का, WHO। तो उसी तरह का क्वेश्चनएयर होता है, कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, फिर आपको उसको टिक मार्क करना होता है। जैसे उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे, फिर 5 क्वेश्चन में आपको टिक मार्क करना था, है ना। तो उससे जो है, तो इसी तरह का क्वेश्चनएयर आता है। क्वेश्चनएयर यानी तो आपका ओपन एंडेड होगा, यानी तो क्लोज एंडेड होगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल टेस्ट है, मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शन लाइक हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रेन फंक्शंस। तो फिजियोलॉजिकल टेस्ट में क्या है आपका? HRV बहुत फेमस है, लेकिन इसकी मशीन बहुत हाई, मतलब लाखों में इसका दाम होता है। तो हमें किसी ना किसी लैब का जो है मतलब अगर आपको HRV यूज करना है अपने सैंपल्स के ऊपर, तो आपको जो है ये किसी लैब से, जहाँ पे यानी तो आपकी यूनिवर्सिटी के पास होगा, या नहीं तो फिर जो है हॉस्पिटल्स वगैरह में होगा, वहां से आपको अपने सैंपल्स को वहां लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको इसको चलाने का तरीका भी पता होगा। ये सब बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है,
ठीक है। ऑटोनॉमिक फंक्शन क्या होता है? मेजर ऑफ ऑटोनॉमिक फंक्शन। क्या होता है ऑटोनॉमिक का मतलब? एचआरबी आपका बहुत जो है बहुत फेमस टेस्ट है, ठीक है। और बहुत लोग इसको जो है योगा में, आप देखिएगा योगा का पेपर पढ़ेंगे तो एचआरबी बहुत लोग यूज भी करते हैं, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक फंक्शन क्या क्या होता है? किसी को पता हो? मैम जो देखिए सिंपैथेटिक जितने भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक, हाँ बताइए बताइए, हाँ बताइए, बिल्कुल बोलिए। मैम इसमें हमारा सिंपैथेटिक और ऑटोनॉमिक, पैरासिम्पैथेटिक वर्किंग आते हैं। ठीक है ठीक है। मैंने जो खुद से करते हैं तो ऑटोमेटिक। इसमें क्या होता है कि ठीक है, तो जैसे कि हार्ट वगैरह क्या है, ये जो है आपका ये किस किस में आता है? जैसे कि मान लीजिए ये सब क्या होता है, ये सब इनवॉलेंट्री फंक्शंस है। इनवॉलेंट्री मतलब ये जो है आप सोए भी है तो ये काम काम कर रहा होता है। जैसे हाथ वाथ क्या है, वॉलेंट्री है, इस पे कमांड है हमारा। हम जो है हाथ पे या पैर कब चलाना है, हाथ कब चलाना है, उंगलियों को कैसे यूज करना है। लेकिन कुछ सिस्टम्स हमारे इसमें कैसे है, इनवॉलेंट्री है ना। वो अपना काम करते रहते हैं, आपको पता नहीं होता। जब हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उस पे हमारा कमांड नहीं होता है। तो ये जो है ऑटो जो एचआरबी है वो जो है ऑटोनॉमिक फंक्शंस को मेजर करता है। अब इसी तरह इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईईजी बोलते हैं। ये भी आपको साइकोलॉजी में पढ़ना है। मेजर ऑफ ब्रेन वेव एक्टिविटी। ब्रेन वेव एक्टिविटी, हमारे ब्रेन में बहुत तरह के वेव्स बनते हैं, ठीक है। अल्फा है, बीटा है, डेल्टा है, ठीक है। तो ये जो है जो ब्रेन वेव्स बनते हैं, हर ब्रेन वेव का जो है कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। तो हम ब्रेन वेव को नापते हैं। जैसे मान लीजिए हम भ्रामरी करते हैं और ईईजी लगाया हुआ है हमने, तो भ्रामरी करने के पहले हमारे मतलब हमारे ब्रेन में कौन सा वेव एक्टिव था, फिर हम भ्रामरी करते हैं, फिर हम देखते हैं कि अब कौन सा वेव एक्टिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके ये भी जो है हम मेडिटेशन टेक्निक में या नहीं तो प्राणायाम वगैरह में ब्रेन वेव्स का ईईजी का बहुत इस्तेमाल होता है। और ये सब चीज पे अभी बहुत रिसर्च हो रहा है, क्योंकि ये कुछ मशीन ऐसी होती है ना कि जिसको पूरा दुनिया मानता है, ठीक है। कुछ टेस्ट ऐसा होता है, जैसे एचआरवी हो गया, ईईजी हो गया। अगर ये आप अपने रिसर्च में यूज करते हैं तो इसको पूरा वर्ल्ड मानता है कि अगर इससे जो है आपका, अगर भ्रामरी करने से इस मशीन के थ्रू ब्रेन वेव्स आप अगर नाप रहे हैं और उसमें अच्छा अच्छा वेव्स क्रिएट हो रहा है आपके ब्रेन में, इट मीन्स कि भ्रामरी करने का फायदा है, ठीक है। तो ये आपके रिसर्च को और साइंटिफिक बना देती है। अगर आप अपने रिसर्च में ये सारे इन सारी जो है बायोमार्कर्स का या फिजियोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है आपके रिसर्च को और स्ट्रॉन्ग बना देती है, ठीक है। तो ये जो है आपका ब्रेन वेव्स नापता है, हर तरह का वेव्स निकलता है, और हर वेव की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो चीज हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी में, ठीक है। तो आप ईईजी याद रखिएगा कि ईईजी किस लिए होता है, मेजर ऑफ ब्रेन वेव एक्टिविटी, ठीक है। अब है बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट क्या हो गया? बायोकेमिकल टेस्ट हो गया मेजर बायोकेमिकल पैरामीटर फ्रॉम बायोलॉजिकल सैंपल लाइक ब्लड, सैलिवा। अब जब हम बायोलॉजिकल सैंपल मतलब जब हमारा ब्लड हो गया, सैलिवा हो गया, ये सारी चीजों का जब हम सैंपल लेते हैं अपनी स्टडी में, तो इसको हम बायोकेमिकल टेस्ट बोलते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट हो गया ब्लड बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, न्यूरोट्रांसमीटर असेसमेंट, जीन एक्सप्रेशन असेसमेंट, ये सब एग्जाम्पल है आपका बायोकेमिकल टेस्ट का। तो बायोकेमिकल टेस्ट में जो है आपका, जब भी आप कोई ब्लड टेस्ट लेंगे, जैसे मान लीजिए आप डायबिटिक लोगों पे काम कर रहे हैं, तो उसका शुगर फास्टिंग में कितना था, खाने के दो घंटे के बाद कितना आया, है ना। सलीवा है जो थूक के थ्रू लेते हैं हम, कि आपका जो है योगा करने के पहले और योगा करने के बाद सलीवा का भी टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है आपका बायोकेमिकल टेस्ट है। अगर आप चाहे
तो आप जो है इन सब टेस्ट को भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने टॉपिक कौन सा लिया है। ठीक है, अगर आपने डायबिटीज लिया है और आप एक्सपेरिमेंटल जो है कर रहे हैं, आरसीटी स्टडी कर रहे हैं, इंपेरिकल स्टडी कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो है आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी अपने सैंपल से। ठीक है, तो उसको हम फिर बायोकेमिकल टेस्ट बोलेंगे। बायोकेमिकल टेस्ट का मतलब हो गया कि सैंपल में आपका ब्लड है, सैलिवा है, ये सब आपका बायोकेमिकल टेस्ट हो गया। ठीक है, आर्काइवल डाटा। आर्काइवल डेटा क्या होता है? डेटा अवेलेबल फ्रॉम ऑलरेडी रिकॉर्डेड सोर्सेज, जैसे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हो गया, ओल्ड पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, तो जब हम पुराना डेटा पे काम करते हैं ना, तो वो हमारा आर्काइवल डेटा होता है। अब मुझे ये बताइए आप लोग, आर्काइवल डेटा आपका प्राइमरी डेटा हुआ या सेकेंडरी डेटा हुआ? सेकेंडरी डाटा। वेरी गुड, आर्काइवल डेटा आपका सेकेंडरी डेटा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी ये डेटा मतलब किसी ने लिया हुआ है, किसी के पास ऑलरेडी है। जब ये फर्स्ट हैंड डेटा होगा तब वो प्राइमरी डेटा होगा। ठीक है, और जब ये आप किसी और से ले रहे हैं तो ये आपका सेकेंडरी डेटा हो गया। एक क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में कि आपके सिस्टम पे ऑलरेडी कोई डेटा दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई लैपटॉप यूज कर रही हैं, उस लैपटॉप पे ऑलरेडी कोई डेटा है, ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा है, तो वो डेटा कौन सा होगा? प्राइमरी डेटा होगा, सेकेंडरी डेटा होगा? कंप्यूटर में ऑलरेडी है। आपके सिस्टम पे, हाँ, ऑलरेडी तो मैम कोई डेटा आपके सेकेंडरी सिस्टम होगा। पे है, आपका लैपटॉप सेकेंडरी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछती है यूजीसी नेट में, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी डेटा फर्स्ट हैंड होगा वो आपके लिए प्राइमरी डेटा होगा, जो सेकेंड हैंड डेटा होगा वो आपका सेकेंडरी डेटा होगा। ठीक है, तो आर्काइवल डेटा हमेशा आपका जो है सेकेंडरी डेटा होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये डेटा किसी ने लिया हुआ है और उस डेटा को आप फिर से यूज कर रही हैं, तो वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा हो गया। ठीक है, तो डेटा अवेलेबल फ्रॉम ऑलरेडी रिकॉर्डेड सोर्सेज, जैसे हॉस्पिटल का डेटा हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोरिलेशनल यूज कर रही हैं रिसर्च, मान लीजिए कि आपको दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालना है कि उनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, कि कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम पुराना डेटा जो होता है वहां देखते हैं, फिर उनका रिकॉर्ड चेक करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि स्मोकिंग और जो है लंग्स कैंसर में कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि जितने भी लोग को लंग्स कैंसर है, मैं देखती हूँ उसमें से स्मोकिंग कौन कौन करता था, कितने लोगों ने स्मोकिंग की है। ठीक है, या स्मोकिंग में जो है कौन लोग दो सिगरेट लेते थे, 3 सिगरेट लेते थे। ठीक है, कि जिन्होंने ज्यादा स्मोकिंग की है उनके लंग्स पे ज्यादा खराबी हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो स्मोकिंग करते हैं उनको लंग्स कैंसर या लंग्स की डिजीजेस ज्यादा होती है। तो मैं हॉस्पिटल गई, मैंने रिकॉर्ड चेक किया, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे आपका पूरा रिकॉर्ड बनता है। देखा है कि नहीं आप लोगों ने, जब पेशेंट जाते हैं तो एक रिकॉर्ड बनता है उनका कि वो कितने एज के हैं, हाइट क्या है, बीपी क्या है, उनसे हिस्ट्री भी पूछा जाता है कि आपके घर में किसी को ये बीमारी थी, आपको कब हुआ, कौन से एज में हुआ। तो ये हॉस्पिटल ये रिकॉर्ड बनाती है और ये हॉस्पिटल के पास हर पेशेंट का रिकॉर्ड होता है। फिर उस रिकॉर्ड से हम कोरिलेशनल रिसर्च करते हैं। ठीक है, कि इसमें जो उन्होंने हिस्ट्री लिखा है ना, उस हिस्ट्री के बेसिस पे कि कितने लोग थे जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे, जिनको लंग्स कैंसर हुआ है उसमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका सिगरेट पीने का रेशियो बहुत ज्यादा है पर डे। ठीक है, तो इस तरह का जो है जब हमारे पास डेटा होता है तो हम जो है जैसे कोरिलेशनल रिसर्च हो गया या कोई और रिसर्च हुआ, ठीक है, तो हम जो है पुराना डेटा का जब हमें जरूरत पड़ता है, आर्काइवल डेटा बोलते हैं इसको, तो आर्काइवल डेटा का हम यूज करते हैं। और पहले का जैसे कि डेटा है, पहले पत्तों पे लिखते थे ना, तो अभी भी बहुत सारा डेटा हमारे पास जो है पाम लिप पे ही लिखा हुआ है। बहुत पुराना डेटा, जब ये इन सब चीज का इन्वेंशन नहीं हुआ था, पेन पेपर पेंसिल वगैरह का, तो बहुत सारा डेटा आज के भी डेट में पाम लिप पे ही है, तो पाम लिप मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको। तो जो भी हमारे पास पुराना डेटा है और उस डेटा को हम अपने रिसर्च में जो है इंक्लूड करते हैं, तो वो हमारा आर्काइवल डेटा हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? इतना सबको समझ में आया? यस मैम।
अच्छी बात है, इतना समझ में आ गया। तो ये मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है। जब भी आप सैम्पलिंग करेंगे तो इतनी सारी चीजों की जो है आपको जरूर इसमें से कुछ ना कुछ आपको यूज करना होगा आपको डेटा क्रिएट करने के लिए। अब डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है। ठीक है, तो यानी तो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू करेंगे डेटा कलेक्शन, यानी तो इंटरव्यू की तरह करेंगे, यानी तो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, यानी तो क्वेश्चनियर होगा, यानी तो फिजियोलॉजिकल होगा, यानी तो बायोकेमिकल होगा, यानी तो आर्किव्स होगा। ठीक है, वही आर्काइवल डेटा की जो है यहाँ पे आर्किव्स लिखा हुआ। ठीक है, तो ये जो है आपका मेथड है डेटा कलेक्शन करने का। इसमें आप किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैम एक बार फोकस ग्रुप इंटरव्यू बता दीजिए। फोकस ग्रुप कुछ नहीं होता है। फोकस ग्रुप क्या है कि मान लीजिए कि आपको कोई सर्वे करना है और उस सर्वे का क्वेश्चन आपने खुद ही बनाया है। आपको लगता है कि ये 5 क्वेश्चन ये 5 जो है क्वेश्चन जो है इस ये मैंने बनाया है और जिस पे मुझे सर्वे करना है। तो अब आपको डाउट होगा ना कि ये 5 क्वेश्चन तो मैंने बना दिए, लेकिन क्या इसमें और भी कुछ एड ऑन करना चाहिए, या मैंने सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, या इसको मैं अपने रिसर्च से ये 5 क्वेश्चन को कैसे जो है कोरिलेट करूंगी। ठीक है, इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे होगा। तो आपको लगता है कि इसमें जो है आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहिए। ठीक है, जो आपसे एक्सपर्ट है। तो आपके एक्सपर्ट कौन है? जो आपके गाइड हो गए, को गाइड हो गए। ठीक है, जो ऐसे लोग हो गए जो ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर चुके हैं और एक जो है सेटल पोस्ट पे बैठे हुए। तो आपको लगता है कि अगर हम 3-4 लोगों के ग्रुप में जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस पे रिसर्च किए हुए हैं, तो मैं जो है एक ग्रुप बना करके मैं उनसे पूछती हूँ कि सर मेरा रिसर्च ये था और मैंने ये 5 क्वेश्चंस डेवलप किए हैं, और अब आप मुझे बताइए कि इस 5 क्वेश्चंस सफिशिएंट है कि मैं इसमें कुछ ऐड करूं या मैं इसमें कुछ हटा दूं, या मुझे इसमें जो है किसी और तरीके से करूं, सर्वे मेथड से नहीं करूं। ठीक है, तो जो आपके डाउट्स हैं जब आप अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं वो चीज, तो उसको फोकस ग्रुप इंटरव्यू बोलते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, एक तरह से आपका वैलिडेशन, मतलब आप अपने क्वेश्चंस को भी, अपने रिसर्च को भी आपने वैलिडेट किया। हम रिसर्च देखिए कभी भी ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हमारे मन में आया 5 क्वेश्चन बनाए और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर हमारे पास डेटा आ गया, फिर उस पर हमने काम शुरू कर दिया। कभी भी हम ऐसे नहीं करते हैं। जब भी हम 5 क्वेश्चन खुद से बनाते हैं, अगर ऑलरेडी वैलिडेटेड है तब तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैलिडेशन तो ऑलरेडी हुआ हुआ है उसका। ठीक है, लेकिन आप कोई भी काम जब खुद से करते हैं, 5 क्वेश्चन आपने खुद से बनाए हैं, तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहिए कि मेरे मेरे मैंने जो अपने 5 क्वेश्चंस बनाए हैं ये मैं कैसे करूं, या इसमें कुछ एड ऑन करना है, क्या करना है, मतलब आपको सजेशंस लेना चाहिए उनसे। तो और आपसे पूछते भी है, जब आप क्वेश्चन खुद से बनाते हैं ना, 5 क्वेश्चंस मान लीजिए आपने खुद से बनाए, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने इसको वैलिडेट कैसे किया। तो फोकस ग्रुप एक वैलिडेशन का भी तरीका है कि जो है आपने अपने सीनियर से पूछा, एक्सपर्ट एडवाइस लिया, 5 लोगों की जो है फोकस ग्रुप इंटरव्यू हुई, और उस फोकस ग्रुप इंटरव्यू में मुझे बताया गया कि जो है ऐसे ऐसे करना है, तभी मैं उनके हिसाब से ही, जो मेरे एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, और फिर उसके बाद सजेशन के बाद मैंने ये चेंजेस करके ये रिसर्च की। ठीक है, जब भी हम कोई नया काम करते हैं, तो जब आप अपने एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं, तो उसको हम फोकस ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, यस आया मैम। समझ में? यस मैम। तो वो हमारा फोकस ग्रुप इंटरव्यू हो गया। फोकस ग्रुप इंटरव्यू से भी क्वेश्चन आ है आपके इसमें, लेकिन मुझे ये याद नहीं कि योगा में आया है कि किसी में, लेकिन मैं क्वेश्चन देखी हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम है अभी हमारे पास। ठीक है, जितना भी टाइम है हम थोड़ा सा पीवाई चूज कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट का। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ये सब तो हो गया था ना आपको? ये सारे क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे।
ये हो गया था ना, स्टडी दैट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू असेस इफ दे काउज अ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल रिलेट टू। जब मैनिपुलेशन ऑफ ये होता है वेरिएबल्स, तो क्या कौन सा रिसर्च कहलाता है वो? काउज एंड इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, आर्काइवल रिसर्च, केस स्टडी। एक्सपेरिमेंटल। मैम एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। लॉन्गिट्यूडनल कौन सा रिसर्च होता है? जिसमें हमको बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। रिसर्च करते हैं। जैसे हम एक ही बच्चे पे कर रहे हैं कि वो 1 साल का होगा, फिर हम डेटा लेंगे, फिर 2 साल का होगा, फिर डेटा लेंगे, फिर 3 साल का होगा, तो ये रिसर्च बहुत लंबा चलता है, इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, ठीक है। आर्काइवल तो अभी आपने देखा है, जिसमें आर्काइवल डेटा वगैरह जो पुराना ये यूज करते हैं, वो हमारा आर्काइवल हो गया। फिर ये केस स्टडी, आपको पता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च है ये, ठीक है। एक ही जो है जब एक ही चीज को हम बहुत डेप्थ में एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम केस स्टडी रिसर्च बोलते हैं। फिर है स्टडी डेट्स, ये तो इसी का आंसर है। ये है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जैसे सिस्टमैटिक। अच्छा, ये मैं आज आपको दे दूंगी, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ये जो मैं आपको जो ये करा रही ना PYQ, इसमें जितने PYQs है वो सब करना है आपको। कितने सालों के हैं हो गया था ना, आइडेंटिफाई द स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये आपके 5 साल के साथ कंप्लीट क्वेश्चन है। 5 साल है या 5 साल ही है शायद ये। क्वेश्चंस और भी है मेरे पास, पहले एक कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा आपको सेट दे दूंगी, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्केल ऑफ मेजरमेंट दैट हैज और हैव एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। कौन सा होगा इसमें? रेशियो। रेशियो। वेरी गुड। आइडेंटिफाई द, अच्छा ये तो वही है। The approach of study of reality that suggests that only knowledge gained through experiences and sense of, ये तो हमने किया हुआ है शायद। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसका आंसर क्या होगा? मैम थर्ड ऑप्शन। मैम ये सब क्वेश्चन हो गया है, ये वाला भी हो गया है। क्या होगा इसका आंसर? When a person responds the same way to just about every item on a rating scale, this respondent is engaging in, मैम इसका थर्ड ऑप्शन नॉन डिफरेंशिएशन। अब मैम ये क्वेश्चन हो गया है। क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन तो हो गया, इसका आंसर क्या था? थर्ड वाला। थर्ड मैम। नॉन डिफरेंशिएशन, ये हो गया है, ठीक है। ये हुआ है क्या? अरेंज द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रेफरेंसेस इन, हाँ ये भी हो गया है ना, APH स्टाइल। ये भी हो गया है ना, आइडेंटिफाई द वेरिएबल एसोसिएटेड विद इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। इंटरवल में कौन कौन था? इसका आंसर क्या होगा 24 का? इंटरवल स्केल कौन कौन सा है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन। ए और बी ना? डेट ऑफ बर्थ, ए ऑप्शन, वन ऑप्शन। ठीक है, A और B। मैम 1। हाँ, 1 आंसर सही है, A एंड B। The tendency of researcher to supply and inadvertently affect the behavior of participant in study obscuring the true effect of independent variable is called, ये कौन सा बायस होता है?
अच्छा, इसमें से सोशल डिजायरेबिलिटी बायस बचा हुआ है, हॉथॉर्न इफेक्ट बचा हुआ है, नहीं, ये दो आपका बचा हुआ है। ऐसे देखिए इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ये हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है? दिस रिफर टू when participants change their behavior simply because they know or being observed in an experiment, it is not caused by the researcher expectation. हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपके बिहेवियर के ऊपर काम कर रही हूँ, तो आप क्या करेंगी? आपका जो रियल बिहेवियर है वो नहीं शो करेंगी, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूंगी कि आप मेरे सैंपल हो और मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, तो बहुत बार क्या होता है कि जो उनका रियल बिहेवियर होता है ना, वो शो नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए वो हाथ से खाना खा रहे होते हैं तो वो चम्मच से खाना शुरू कर देंगे। तो मेरे लिए क्या मैटर करता है, एज रिसर्चर मेरे लिए मैटर क्या करता है कि जो उनका रियल बिहेवियर हो उन पे हम रिसर्च करें। तो उसको हॉथॉर्न इफेक्ट बोलते हैं कि दिस रिफर व्हेन अ पार्टिसिपेंट चेंज देयर बिहेवियर सिंपली बिकॉज दे नो आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, इट इज नॉट काउज्ड बाय द रिसर्चर्स एक्सपेक्टेशन, ठीक है। हॉथॉर्न इफेक्ट क्या हुआ कि सैंपल को पता चल गया कि हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। अब वो बिहेवियर चेंज कर देगा तो हमारा रिसर्च क्या हो जाएगा? बायस हो जाएगा, क्योंकि वो रियल बिहेवियर पे तो हम उसको नहीं देख रहे हैं ना कि रियल में क्या कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि स्टाफ रूम में टीचर बैठी हुई है, ठीक है। अब टीचर बैठ के गप कर रही है क्योंकि उनका तो फ्री पीरियड होता है, कुछ भी करे वो, है ना। लेकिन अब आपने उनको बोल दिया कि मैम जब आप स्टाफ रूम में होंगी तो वो टीचर कर क्या रही है। अगर वो टीचर को पता चल गया कि मेरे ऊपर रिसर्च हो रहा है या यहाँ कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा? उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो उनका रियल बिहेवियर क्या होगा? हम नहीं पकड़, हम देख नहीं पाएंगे, रियल रिसर्च नहीं हो पाएगा फिर। तो इसी को हम जो है, ये भी एक तरह का बायस हो गया, तो इसको हम हॉथॉर्न इफेक्ट बोलते हैं। सोशल डिजायरेबिलिटी बायस मतलब दिस हैपेंस व्हेन अ पार्टिसिपेंट alter their responses to appear more socially acceptable or favorable rather than providing honest answer. It is related to participant behavior rather than researcher influence. अब मैं आपसे पूछूं कि आप लोग तो 24 घंटे में 12 घंटे मान लीजिए सोने में, खाने पीने में जाता है। अब 12 घंटे में आप लोग कितना पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते आप लोग 1 घंटा है और आपने बोल दिया मैम तीन घंटे पढ़ते हैं, कोई बोलता है 2 घंटे पढ़ते हैं, कोई बोलता है कि हम तो 6 घंटे पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपने क्या किया फिर? आपने क्या किया? आपने सही चीज तो बताया नहीं मुझे। अब जो मैं सुनना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछूंगी कि अब आप लोग जो है 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 4 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? अब आप मेरे से बोलेगा मैम हम लोग रिसर्च पढ़ रहे हैं, ठीक है, और पता चलेगा कि आप पढ़ कुछ और रहे हैं, तो क्या हुआ? तो ये आपका सोशली डिजायरेबिलिटी बायस हो गया। मतलब जो मैं सुनना चाह रही हूँ उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना। मतलब जो मैं सुनना चाह रही हूँ किसी को खुश करने के लिए, उसी के हिसाब से आप बता रहे हैं, जो रियल है वो चीज नहीं बता रहे हैं आप, ठीक है। तो ये भी तो एक बायस हुआ ना, एक गलती हुई ना रिसर्च में। तो इसको हम सोशल डिजायरेबिलिटी बायस बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के सब बायस दिए हुए, ये पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा। दोनों तरीके से दिए हुए, हिंदी में भी दिए, इंग्लिश में भी दिए, और हर चीज को समझा के दिया गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन है आपका, स्टेप ऑन स्केल प्लीज रिप्रेजेंट विच फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज। इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव, डायरेक्टिव, परफॉर्मेटिव, क्या होना चाहिए? स्टेप ऑन स्केल प्लीज रिप्रेजेंट विच, हाँ मैम फोर्थ परफॉर्मेटिव, डायरेक्टिव। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डायरेक्टिव, ठीक है। स्टेप ऑन स्केल प्लीज रिप्रेजेंट विच फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ये है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव कैसे है? देखिए, द फ्रेज स्टेप ऑफ स्केल प्लीज इज अ डायरेक्टिव स्टेटमेंट बिकॉज इट इंस्ट्रक्ट और रिक्वेस्ट समवन टू परफॉर्म एन एक्शन। डायरेक्टिव लैंग्वेज इज यूज्ड टू गिव कमांड, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द लिसनर, ठीक है।
अब परफॉर्मेटिव जिसने बोला था, परफॉर्मेटिव का मतलब होता है परफॉर्मेटिव Yes, ma'am. लैंग्वेज accomplishes an action through words. I declare you husband and wife. The phrase does not perform an action by itself. आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा जो है टफ लैंग्वेज नहीं दिया है, समझाने के लिए दिया। अब इसमें दिया हुआ है आपका अरेंज द फॉलोइंग मेजर ऑफ द गिवन डेटा सेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? कम वाला पहले आएगा, ज्यादा वाला पहले आएगा। इंक्रीज कम मैम, से छोटी शुरू से होगा बड़ा। या ज्यादा से शुरू होगा? यस मैम। छोटे से बड़ा, वेरी गुड। पहले इंक्रीज छोटा मैम आएगा, छोटी उसके से ही बाद होगा। बड़ा आएगा। अब इसमें है 7th डेसाइल, मीडियन, 3rd क्वार्टाइल, 70। हाँ हाँ, इंक्रीजिंग आपका छोटे से होगा, छोटे से बड़ा। पहले छोटा आएगा, उसके बाद बड़ा आएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शंस यहाँ दिए हुए आपके, सॉरी, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? मीडियन लग रहा है। मैं मध्यिका, मीडियन। सबसे पहले इसमें मीडियम दिया हुआ है। हाँ हाँ, फिर 7th डेसाइल, फिर आपका 3rd क्वार्टाइल, फिर है 78 परसेंटाइल। मैम ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? ये आपको यहाँ समझाना हुआ, ये पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है इसको। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 7 डेसाइल क्या होता है, कितना होता है, 3rd क्वार्टाइल कितना होता है, 78 परसेंटाइल कितना होता है। आपको ये पता होगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा। ओके मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझा दिया। देखिए, स्टैटिस्टिकल मेजर सच एज डेसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड द मीडियन हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स डिसाइड ईच टर्म एंड अरेंज द इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे क्या है मीडियन, तो मीडियन क्या है? एवरेज बताता है ना। मीडियन कभी भी आपको क्या बताता है? एवरेज बताता है। तो मीडियन ऑफ द मिडिल वैल्यू दैट डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू 2 इक्वल हार्ट्स। इट इज आल्सो 5th डेसाइल और 2nd क्वार्टाइल। अब 7 डेसाइल क्या है? डेसाइल डिवाइड डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। मतलब आपके पास मान लीजिए 1 से लेके 10 तक नंबर है, तो 10 इक्वल पार्ट्स में जो डेटा को डिवाइड करता है उसको हम जो है डेसाइल बोलते हैं। मीडियन क्या करता है? हाफ में डिवाइड करता है। डेसाइल क्या करता है? 10th भाग में डिसाइड करता है। क्वार्टाइल क्या करता है? डिवाइड डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये जो है 4 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करता है डेटा को। तो इस तरह से आपको पता करना है कि कौन जो है छोटे से बड़े में जाना है। तो सबसे पहले हाफ हो गया, हाफ के बाद जो है ये साथ में ये हो गया, फिर ये आपका जो है क्या कहते हैं 78 परसेंटाइल, क्वार्टाइल। 3rd क्वार्टाइल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। ये जो है आपका, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, करंट ईयर क्वेश्चन पेपर है ये सारे। तो इसको अच्छे से समझ के करना है आपको। ये जो है ना आपका करंट ईयर पहले दिया हुआ है, बाद में फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाते जाएंगे वैसे वैसे जो है आपका साल का, जैसे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल करंट ईयर का क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चंस और ऑप्शन सबको अच्छे से समझना है। चलिए, टाइम हो गया हमारा, मैं इसको भेज दूंगी आज। ठीक है, ये क्वेश्चन भेज दूंगी और अच्छे से इसको करना है आपको। फिर 1 हफ्ते के बाद आपका साइकोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैम हमारा 1 वीक ऑफ रहेगा ये 12 to 1 टाइमिंग। हाँ, ये आपका 1 वीक रहेगा ऑफ। हाँ। लेकिन जो है आपको पढ़ते रहे, मतलब पढ़ाई छोड़ना नहीं है। मैं बार बार बोलूंगी आपको, रिसर्च आप डेली पढ़िए, एटलीस्ट एक बार गो थ्रू हो जाइए, नहीं तो फिर भूलने में टाइम नहीं लगेगा। अभी टाइम है आपके एग्जाम में, पता चलेगा एग्जाम में आप पलट रहे हैं, आपको याद नहीं आ रही है चीजें। ठीक है, मैम आपसे व्हाट्सअप कर देंगे ना, तो हम दिन में कर लेंगे इसको आपके टाइम पे। ठीक है। अब बाकी मैं साइकोलॉजी लूंगी, तो अगर आपको उस समय भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं उस समय आपको हेल्प कर दूंगी। ठीक है, अगर उस समय भी आपको लगता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है या पूछना है तो मैं उस समय भी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, ये हिडन पॉपुलेशन का क्या होगा इसका आंसर, ये बताइए मुझे। आइडेंटिफाई द सैंपल टेक्निक्स दैट आर फॉर स्टडीइंग हिडन पॉपुलेशन। तो इसका क्या होगा आंसर? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्नोबॉल मैम, स्नो वाली। हाँ, स्नोबॉल सैंपलिंग, लेकिन ऑप्शन 2 है इसमें।
मैम बी 21 एंड डी नंबर से ऑप्शन होगा कि मतलब D&D एक एक देखिए इस तरह का सैम्पलिंग ना बुक में नहीं मिलेगा कि इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग, आपको वो देख करके ही कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो नहीं सकता है क्योंकि हिडन पॉपुलेशन का इसमें कोई यूज नहीं है, तो आपको एलिमिनेट ही करना पड़ेगा। स्ट्रेटिफाइड भी नहीं होगा क्योंकि इसमें हम स्टार्टा बनाते हैं, इसमें भी हिडन पॉपुलेशन का कोई काम नहीं है हमारा, तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है डी, तो बी और डी हो। ठीक है, चलिए अब इसको मैं भेज दूंगी आपके ग्रुप पे। यस मैम, मैम आज ही भेज दीजिएगा है। आज ही भेज, अभी मैं क्लास के बाद ही भेज दूंगी। जी मैम, जी ठीक है, क्लास खत्म हो जाएगा मैं उसको नहीं भेजूंगी, तो आप अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा इस। यस मैम, चलिए हम क्लास यहीं पे ओवर थैंक यू करते हैं। मैम। और मैम ये रिसर्च की क्लास हमें बहुत अच्छी लगी। अच्छा चलिए, थैंक यू। इतना समझ में टाइम आया ना? मैम, यस मैम, इतना टाइम